गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई, यूपीपीसीएल एई, डीएमआरसी, एलएमआरसी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन के रिपीट होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि दीज क्वेश्चन आर थियोरेटिकल क्वेश्चन, so there is a tendency to repetition of all these questions. So I request to you, please watch the complete video without skipping. So first question is electrical welding. In electrical resistance welding, तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है उसमें क्या क्या होते हैं। करंट रिक्वायर्ड एक्सीड, करंट हमारी जो है कि 100 एम्पियर से ज़्यादा होनी चाहिए। वोल्टेज आपका 4 से लेके जो है कि 12 वोल्ट तक होना चाहिए और जो पावर का कंजप्शन होता है वो आपका 60 से लेकर 80 वाट तक पावर का कंजप्शन होता है। तो इसलिए आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस प्रोड्यूस टेम्परेचर अप टू। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है वो आपका प्रोड्यूस करती है टेम्परेचर कितना, 5550 डिग्री एंड सेल्सियस तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। तो इस ऑप्शंस में से कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो नॉन प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग ये आपकी प्रेशर वेल्डिंग है, मेटल आर्क वेल्डिंग ये आपकी नॉन प्रेशर वेल्डिंग है और अल्ट्रासोनिक और एक्सप्लोजन ये आपकी जो वेल्डिंग्स हैं ये आपकी कैसी हैं, प्रेशर वेल्डिंग है। मेटल आर्क वेल्डिंग जो आपकी मेटल आर्क वेल्डिंग है ये आपकी नॉन प्रेशर वेल्डिंग है, इसमें प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है जिसमें आपका स्पॉट टाइप का वेल्डिंग हो गया, बट वेल्डिंग हो गई और आपका सीम वेल्डिंग हो गई, इसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर को अप्लाई करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रिसीजन वेल्डिंग द हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रैपिड डिस्चार्ज ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम द। तो जो आपकी प्रिसीजन वेल्डिंग है उसमें जो आपकी उष्मा हीट स्टोर होती है और आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में स्टोर होती है, तो आपका कैपेसिटर में स्टोर होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द वेल्डिंग ड्यूटी रेक्टिफायर कॉमनली यूज्ड आर। फॉर द वेल्डिंग ड्यूटी, वेल्डिंग कार्य के लिए आमतौर पर किसका किए जाने वाले दिष्टकारी क्या होता है, आपका सेलेनियम मेटल रेक्टिफायर का हम यूज करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, सेलेनियम मेटल रेक्टिफायर का यूज करते हैं वेल्डिंग कार्य के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला आपका रेक्टिफायर है कौन सा, सेलेनियम मेटल रेक्टिफायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ द वेल्डिंग टू मेक द लैप बेल्ट्स इन थिन शीट। तो पतले शीट को लैप बेल्ट बनाने के लिए वेल्डिंग सामान्यतः कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तो स्पॉट वेल्डिंग का करते हैं। स्पॉट वेल्डिंग में क्या होता है, हमारी दो शीट्स को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ओके, और बट वेल्डिंग में हम जो है कि किसी राड को जोड़ते हैं और फ्लैश वेल्डिंग भी आपका बट वेल्डिंग का सुधरा हुआ रूप है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पहले जो है कि क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर जो हमारा जिस वस्तु को हमको क्या करना होता है, जोड़ना होता है, ज्वाइंट करना होता है, उसको धीरे धीरे एक दूसरे के पास लाते हैं। उनके बीच का जो कांटेक्ट है उसको हम धीरे धीरे क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं और वो आपकी जो है कि धीरे धीरे क्या होती है, वेल्ड हो जाती है। ओके, और जो आपकी स्पॉट वेल्डिंग है या बट वेल्डिंग है इसमें हम क्या करते हैं, पहले ही जो है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई अप्लाई करके उसके बाद उसमें हम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा स्पॉट वेल्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग जनरेटर आर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। ओके, तो किस जनरेटर का हम यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग में, तो आर्क वेल्डिंग में हम जो है कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं और इस क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वी और आई के बीच वो आपका
ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो इन 2 क्वेश्चनों के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक जो होता है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का, ये क्वेश्चन अभी आपको आने वाले क्वेश्चनों में मिलेगा और इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस। तो इसमें से कौन सी वेल्डिंग है जिसमें जो आर्क होती है वो इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच जो है कि क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ओके, आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड और कार के बीच आर्क पैदा की जाती है कांटेक्ट रेजिस्टेंस के। कांटेक्ट रेजिस्टेंस मतलब जहाँ पे हमको जोड़ना होता है, जैसे ये आपका है, तो इनके बीच हम क्या करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करते हैं, आर्क को प्रोड्यूस करते हैं। जब आर्क प्रोड्यूस करते हैं तभी आपकी हीट वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अल्टरनेट नेम ऑफ आर्क वेल्डिंग। तो जो आर्क वेल्डिंग होती है वो आपकी नॉन प्रेशर वेल्डिंग होती है, और जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, और रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर जिन वेल्डिंग्स को हम कैटेगराइज करते हैं वो हमारी प्रेशर वेल्डिंग होती है। तो आपका प्रेशर वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, तो बट वेल्डिंग भी आपकी प्रेशर वेल्डिंग होती है। प्रेशर वेल्डिंग के अंदर जो है कि आपके आता है प्लास्टिक वेल्डिंग। प्लास्टिक जो वेल्डिंग होती है ये अभी आपका प्रेशर वेल्डिंग होती है, और नॉन प्रेशर वेल्डिंग होती है आर्क वेल्डिंग। सो आपका करेक्ट आंसर होगा आर्क वेल्डिंग के लिए नॉन प्रेशर वेल्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, among the various type of the welding modern method are given by। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी वेल्डिंग है जो मॉडर्न वेल्डिंग है। ओके, तो जो आपका लेजर वेल्डिंग है और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है ये मॉडर्न वेल्डिंग के अंतर्गत आती हैं, और आपको करेक्ट आंसर को मैच कराना पड़ेगा कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है। अल्ट्रासोनिक एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड आर्क वेल्डिंग ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। लेजर वेल्डिंग एंड अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग ये आपकी जो है कि मॉडर्न वेल्डिंग के अंतर्गत आती हैं। सो करेक्ट आंसर होगा आपका सी, लेजर एंड अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ड्रॉबैक ऑफ द रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज। तो जो आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है उसका मेन ड्रॉबैक क्या है, उसमें क्या असुविधाएं होती हैं, उसकी क्या कमियां हैं। तो इसकी जो है कि मेन असुविधा ये है कि कमी ये है कि जो इनिशियल कास्ट है और उसकी मेंटेनेंस कास्ट है ये आपकी हाई होती है। ठीक है, इसकी इनिशियल कास्ट और मेंटेनेंस कास्ट हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट इज। तो जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो उसकी जो सर्किट होती है उसको हम क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। ओके, तो इसको हमेशा ग्राउंडेड किए रहते हैं जब भी हम किसी चीज़ को वेल्ड कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इज मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रिक शॉक का सबसे ज़्यादा खतरा कब होता है, तो जब भी हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं, हमारी सप्लाई ऑन हो और हम इलेक्ट्रोड को वेल्डिंग जो हमारा एसेसरीज है उसमें जो है कि होल्डर में उसको जब इंटर कर रहे होते हैं तो उस टाइम जो है कि इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ओके, बिफोर वेल्डिंग नहीं होगा, और ड्यूरिंग वेल्डिंग ये भी नहीं होगा। व्हाइल इंसर्टिंग द इलेक्ट्रोड इनटू द होल्डर। सो करेक्ट आंसर होगा आपका सी, जब हम होल्डर में इलेक्ट्रोड को डालने के दौरान जो है कि आपका इलेक्ट्रिक शॉक के लगने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट वेल्डिंग एसेसरीज। तो इसमें से आपका कौन सा वेल्डिंग एसेसरीज नहीं है। तो वेल्डिंग में आपका जो है कि इलेक्ट्रोड होल्डर और भी आपके इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट होते हैं, जैसे हमारा जो है कि वेल्डिंग मशीन में आपका बेसिकली जो है कि ट्रांसफार्मर भी होता है, और हैंड स्क्रीन, मतलब आप गॉगल्स का भी यूज करते हैं और ग्लव्स का भी यूज करते हैं, लेकिन केवल आपका वेल्डिंग एसेसरीज के अंतर्गत नहीं आता है। ये आपका इलेक्ट्रिकल का पार्ट हो जाता है, आपका वेल्डिंग का मेन पार्ट नहीं है। सो करेक्ट आंसर होगा आपका सी। ओके, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग करते समय आँखों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। तो जब भी हम वेल्डिंग करते हैं आर्क वेल्डिंग, तो हमारी जो है कि अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणों के साथ साथ अवरक्त कीड़े भी आपकी
उत्पन्न होती हैं तो हम इन दो कीड़ों से बचते हैं। एक तो हमारी पराबैंगनी किरणें और दूसरा हमारे है अवरक्त कीड़े। दोनों से हम जो है कि बचते हैं जब हम जो है कि गॉगल्स का यूज करते हैं या हम जो कि ऐसे स्क्रीन ग्लास का यूज करते हैं जिससे हमको देखने पर जो चिंगारी उत्पन्न होती है, जो आर्क प्रोड्यूस होती है, वो हमको जो है कि कम दिखाई देती है। मतलब जितनी उसकी इल्यूमिनेस होती है उतनी हमको ग्लास लगाने पर नहीं दिखाई देती, जिससे हमारे आँख के डैमेज होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। क्योंकि जो हमारी ये पराबैंगनी कीड़े हैं और अवरक्त कीड़े हैं ये हमारे आँख के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ द रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग आपकी होती है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग और आपका बट वेल्डिंग। ये आपकी जो होती हैं ये आपकी टाइप ऑफ है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो कार्बन आर्क वेल्डिंग ये आपकी जो आर्क वेल्डिंग है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग ये आपका इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग इसमें कार्बन आर्क वेल्डिंग नहीं है। बाकी आपको 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके रेजिस्टेंस वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्पॉट वेल्डिंग। तो जब हम स्पॉट वेल्डिंग करते हैं तो क्या होता है, और लो करेंट इज। तो जब भी हम कोई भी वेल्डिंग करेंगे तो हमको जो है कि हाई करंट की रिक्वायरमेंट होगी और लो वोल्टेज का जो की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि जो हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जा सकता है जो हम सेकेंडरी ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वेल्डिंग पर्पज़ के लिए वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है। तो वो आपका जो है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो जब भी हम किसी ट्रांसफार्मर को एज स्टेप डाउन यूज करते हैं तो हम क्या कर देखते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है वो हमारा कम हो जाता है और जो करंट होती है वो हम जो है कि ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, तो हमसे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन स्पॉट वेल्डिंग लो करंट यूज, गलत बात, यूरेका इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। तो स्पॉट वेल्डिंग में हम जो है कि यूरेका इलेक्ट्रोड का भी यूज नहीं करते हैं। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस एट द इंटरफेस बिटवीन द टू सीट। जब हम दो सीट्स को, स्पॉट वेल्डिंग में क्या होता है हम दो सीट्स को क्या करते हैं ज्वाइंट करते हैं। तो जब हम दो सीट्स के बीच का जो है कि रेजिस्टेंस को हम अधिकतम रेजिस्टेंस को रखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस एट द इंटरफेस बिटवीन द टू सीट, जब हम दो सीटों के बीच का रेजिस्टेंस को मैक्सिमम रखते हैं तो ये आपका होता है प्रोसेस किसके अंदर, स्पॉट वेल्डिंग में। ठीक, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। सो जो कि प्रेफरेबल आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन एंड बट वेल्ड में बी यूज्ड ऑन द मटेरियल अप टू अप्रॉक्सीमेटली। तो हम जो है कि प्लेन और बट वेल्ड के द्वारा हम क्या करते हैं 25 mm तक थिकनेस की जो है कि हम सीट को 25 mm मोटाई तक के चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं वेल्ड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 mm स्टील प्लेट्स को आर्क झलाई का प्रयोग कर वेल्ड किया जाना है जिसमें 8 नंबर इलेक्ट्रोड का उपयोग होता है। इसके लिए धारा की क्या आवश्यकता होगी। तो धारा की जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपका 150 एम्पियर के अप्रॉक्सीमेटली रिक्वायर्ड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गैस वेल्डिंग गैस इज यूज्ड। तो जब हमारी जो गैस वेल्डिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं एसीटिलीन और ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं। इन दोनों गैस को हम जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं तो हमारे 2 सिलेंडर यूज होते हैं। एक हमारा जो है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज होता है और दूसरा हमारा एसिटिलीन का सिलेंडर यूज होता है। इन दो गैसेस को हम क्या करते हैं मिक्स करके यूज करते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज ए पूल ऑफ द मोल्टेन मेटल यूज। इन विच किस प्रकार की वेल्डन में पिघलाई हुई धातु के कुंड का प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार की वेल्डिंग में हम जो है कि ऐसा करते हैं, तो हम इसमें करते हैं इलेक्ट्रो स्लैब जो है कि यूज करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीसी जनरेटर यूज्ड फॉर एसी वेल्डिंग शुड हैव। तो जो हमारा एस डीसी जनरेटर है, अगर हम उसको एसी वेल्डिंग के लिए अगर हम प्रयुक्त होने लगे डीसी जनरेटर में क्या होना चाहिए, उसमें आपका ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन आपका पिछले ही हमने डिस्कस कर चुका है। वेल्डिंग जनरेटर कैन प्रोड्यूस, तो जो वेल्डिंग जनरेटर होता है वो आपका एसी और डीसी दोनों प्रोड्यूस करता है। और जैसे आपका एसी पहले प्रोड्यूस करता है, अगर हम उसको डीसी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम रेक्टिफायर सर्किट का यूज करके हम उसको डीसी सप्लाई में चेंज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड यूज फॉर द वेल्डिंग एल्युमिनियम एलॉय आर। तो हम जो है कि वेल्डिंग एलॉय को अगर हमको वेल्ड करना है, वेल्डिंग एल्युमिनियम एलॉय, किसी भी एल्युमिनियम से बनी एलॉय को अगर हमको वेल्ड करना है तो हार्ड ड्रेन कॉपर का हम जो है कि इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। किसका इलेक्ट्रोड यूज करेंगे? हार्ड ड्रेन कॉपर का हम यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग परिणामित्र का निर्गत उसके निवेश की तुलना में होना चाहिए। मतलब जो है कि आपका जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है उसका आउटपुट इनपुट से क्या होना चाहिए? तो आउटपुट आपका निम्न वोल्टेज और उच्च विद्युत प्रवाह होना चाहिए। निम्न वोल्टेज और उच्च विद्युत का प्रवाह होना चाहिए, मतलब आपका लो वोल्टेज हाई करंट होना चाहिए आउटपुट साइड। ओके, इन आर्गन आर्क वेल्डिंग आर्गन एक्ट एज। तो जो आपकी आर्गन आर्क वेल्डिंग है उसमें जो आपका आर्गन किस तरीके का काम करता है, वो शील्ड टू प्रोटेक्ट वर्क फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो जो जब भी हम किसी चीज़ को वेल्ड करते हैं तो जो हमारा आर्गन होता है वो चारों तरफ फैल जाती है और वहाँ पर जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी वो कम मात्रा में पहुँच पाती है, बहुत ही कम मात्रा में पहुँचती है, जिससे कि ऑक्सीडाइज होने के मतलब आपकी जंग लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो जो आपका आर्गन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग है उसमें हम आर्गन का इसलिए यूज करते हैं कि जो अगर हम उसको आगे यूज करते हैं अपने किसी भी पर्पज़ के लिए तो उसमें जो ऑक्सीडाइजेशन है और जंग लगने के चांसेस जो वो बहुत ही कम हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर फैक्टर ऑफ द लोड यूजिंग द वेल्डिंग ट्रांसफार्मर लिस्ट डिपेंड। तो जब भी हम ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं तो वेल्डिंग पर्पज के लिए, तो जो पावर फैक्टर है वो लोड पर किस बात पर डिपेंड नहीं करता है, कम डिपेंड करता है। तो वो इस सबसे जो है कि कम इस बात पे डिपेंड करता है कि जिस मटेरियल को हम वेल्ड कर रहे हैं उसके ऊपर कम डिपेंड करता है, वेल्ड किए जाने वाले पदार्थ के ऊपर कम डिपेंड करता है। ओके, फॉर द वेल्डिंग पर्पज द सेकेंडरी ट्रांसफार्मर यूज्ड शुड बी कैपेबल ऑफ कैरिंग। तो जो अभी हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं सेकेंडरी ट्रांसफार्मर, उसका जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है वो आपका क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए और करंट आपकी हाई होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आर्क वेल्डिंग द वोल्टेज ऑन एसी सप्लाई सिस्टम रेंज। तो जब भी हम एसी वेल्डिंग करते हैं तो उस टाइम हमको जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वो 70 वोल्ट से लेकर जो है कि 100 वोल्टेज तक जो है कि रिक्वायर्ड होता है। और जब हम आर्क वेल्डिंग डीसी सप्लाई द्वारा हम करते हैं तब हमको जो वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है वो वोल्टेज हमको रिक्वायर्ड होता है 50 to 60 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग इज इंजूरियस टू द आइज। तो वेल्डिंग आपकी जो है कि आंखों के लिए खतरनाक है, घातक है। किसके लिए? अल्ट्रा वायलेट रेज के लिए, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के लिए और इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए। सो करेक्ट आंसर होगा आपका बोथ, दोनों के लिए आपका जो है कि दोनों इंफ्रारेड और जो है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमारी आँख के लिए क्या है? नुकसानदायक है। ओके, इन आर्क वेल्डिंग वंस द आर्क इज स्ट्रिक्टेड द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स विल बी। तो जब भी हम जो है कि आर्क वेल्डिंग करते हैं तो जब हमारा क्या आर्क प्रोड्यूस हो जाती है तो उस टाइम कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है? आर्क को मेंटेन रखने के लिए हमको रिक्वायर्ड होता है वोल्टेज 20 से लेकर 30 वोल्टेज तक रिक्वायर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी।
तो किसी भी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करने वाली जो चीज़ है, जो आपकी डिवाइस है, वो आपका क्या है, फोटोवोल्टाइक सेल है। फोटोवोल्टाइक सेल की सहायता से हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज कर देते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करते हैं, या लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे आयरन इज यूजुअली वेल्डेड बाई। तो ग्रे आयरन को हम किससे वेल्ड कर सकते हैं, गैस वेल्डिंग के थ्रू हमें जो है कि इसको वेल्ड कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर दो ऑप्शन और दिए हैं, TIG एंड MIC, ठीक है। टंगस्टन इनर्ट गैस, और ये भी आपका TIG और MIG होगा, TIG और MIG, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो जो मेटल आपकी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग है, इसमें हम जो है इलेक्ट्रोड, जो है कि इलेक्ट्रोड हमारे दो तरीके के यूज होते हैं, एक हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और एक हमारा होता है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो जो हमारी MIG है, इसमें हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। ओके, इसमें हमारा जो है कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, और जो TIG है, TIG इसमें हमारा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। ओके, ये क्वेश्चन आपसे आगे पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, कि इसमें से कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोड है और कौन सा इसमें ऑप्शन ऐसा है जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, जिसमें और किसमें आपका नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द पावर फैक्टर करेक्शन इन द वेल्डिंग सर्किट ए कैपेसिटर इज यूजुअली कनेक्टेड। यहाँ पर कैपेसिटी नहीं होगा, यहाँ पर कैपेसिटर होगा। कैपेसिटर इज यूजुअली कनेक्टेड, तो जो आपका कैपेसिटर है उसको हम कहाँ पे जोड़ते हैं, अक्रॉस द मेन सप्लाई नहीं, और अक्रॉस द सेकेंडरी साइड ऑफ वेल्डिंग ट्रांसफार्मर नहीं, अक्रॉस द प्राइमरी साइड ऑफ द वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा C। तो पावर फैक्टर करेक्शन के लिए हम जो है कि कैपेसिटर का यूज करते हैं कहाँ पर, जब हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one among the following welding process use non consumable electrode। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम नॉन कंज्यूमेबल, मतलब वह इलेक्ट्रोड जिसका कंजप्शन ना हो, ठीक है, वो क्या करे, वर्क पीस को ही पिघलाकर किसी भी मटेरियल को, किसी भी वेल्डिंग पीस को वेल्ड कर दे। तो इसमें हमारा होता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ठीक, इसी को हम कहते हैं क्या, TIG, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रेजिस्टेंस वेल्डिंग हीट प्रोड्यूस एट द जॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द I²R। वैसे जो आपकी हीट प्रोड्यूस होती है H = I²R होती है। ठीक, सो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर C, I²R। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफार्मर यूज फॉर AC वेल्डिंग सेट्स एज। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो हमारा बूस्टर ट्रांसफार्मर नहीं होता है, स्टेप ट्रांसफार्मर नहीं होता है, वो हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द हीलियम आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ। तो जो हमारा हीलियम आर्क वेल्डिंग है, ठीक, हीलियम आर्क वेल्डिंग है, उसमें हम कौन सा इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, तो उसमें हम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेक्टिफायर फॉर द वेल्डिंग हैज़ द वोल्टेज करेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो जो आपका हमने बताया कि जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए VI कैरेक्टरिस्टिक, वो आपका ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेंज ऑफ द इफिशियंसी ऑफ वेल्डिंग मोटर जनरेटर सेट। ठीक है, हम क्या करते हैं, मोटर जनरेटर सेट का यूज करते हैं, तो उसकी इफिशियंसी कितनी होनी चाहिए, 50 to लेकर 60% होनी चाहिए इफिशियंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क ब्लो इज द वेल्डिंग डिफेक्ट विच इज इनकाउंटर्ड इन। ठीक है, आर्क ब्लो एक जो है कि आपका वेल्डिंग डिफेक्ट है, विकृत है, जो जिसमें पाई जाती है, किसमें क्या पाई जाती है, आर्क वेल्डिंग यूजुअली यूजिंग DC करंट, आर्क वेल्डिंग यूजिंग DC करंट, आर्क वेल्डिंग यूजिंग AC करंट, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग,
तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए। जब हम डीसी सप्लाई का यूज करते हैं तो हमारा जो है कि आर्क ब्लो एक डिफेक्ट होता है जो हमारा इस वेल्डिंग में पाया जाता है। किसमें? जब हम जो है कि डीसी सप्लाई का यूज करते हैं, डीसी करंट का यूज करते हैं, उस टाइम जो हम आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं डीसी सप्लाई का, तो जो है कि हमारी आर्क ब्लो एक जो है कि डिफेक्ट है, ये हमारा उत्पन्न होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द थिकनेस ऑफ द पार्ट ऑफ वेल्डेड इंक्रीजेज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर फॉर द एसी वेल्डिंग शुड आल्सो इंक्रीज। ठीक, जब हम किसी वेल्ड किए गए भाग की मोटाई को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तब जो हमारा कौन सा पैरामीटर है वो भी आपका इंक्रीज होता है उसी के रिस्पेक्ट में। तो करंट भी आपकी इंक्रीज होती है। जैसे मान लीजिए आपको इस दो चीज़ों को क्या करना है, वेल्ड करना है आपस में, तो अगर इनके बीच की थिकनेस को आप बढ़ाएंगे तो इनके बीच जो आप अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज, करंट, पावर, तो आपको करंट की वैल्यू को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फ्लैश बट वेल्डिंग नो स्पेशल प्रिपरेशन ऑफ द फेस टू बी वेल्डेड इज नेसेसरी। तो करेक्ट है ये भी कि किसी भी जो है कि झलाई किए जाने वाले पृष्ठ को विशेष तरीके से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और बहुत ही ज़्यादा उसको साफ सफाई करने की, क्लीन एंड प्योर वेल्ड इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, साफ और शुद्ध झलाई प्राप्त करते हैं। झलाई का मतलब आपका बिल्कुल जो आपका फेस है वो आपका बिल्कुल क्लीन मिलेगा जब आप इसकी सहायता से फ्लैश वेल्डिंग करते हैं। पावर रिक्वायर इज लेस, फ्लैश वेल्डिंग में आपको जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम होती है। सो करेक्ट आंसर होगा आपका डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर फैक्टर ऑफ द स्पॉट वेल्डिंग मशीन इज एक्सपेक्टेड अप टू। तो जो आपकी स्पॉट वेल्डिंग मशीन है उसका जो पावर फैक्टर है वो आपका होता है 0.3 to 0.5 लैगिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, बस इस लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।